नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रखी है, हर दिशा से बारूद की गंध आ रखी है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। भड़कती जंग की दो तस्वीरें और दोनों ही इशारा कर रही है कि आग अभी और भी ज्यादा भड़केगी। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें यूरोप से जो सामने आई। यूरोप ने अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए ड्रोन वॉल तैयार कर ली है। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो किसी भी अनचाहे ड्रोन को तुरंत पहचान कर उसे रोकने और नष्ट करने में सक्षम होगा। इसका मकसद है अपनी सीमा और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना। लेकिन इस कदम से रूस बेहद नाराज हो गया है। रूस ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता दिया है और कड़ा विरोध भी जता दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम अपने आप में रूस के साथ तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है और भविष्य में टकराव की संभावना को भी तेज कर सकता है। जो दूसरी तस्वीर आज आई है सामने, वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। कतर पर हुए हालिया हमले के बाद में कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांगी और इस हमले ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खासा नाराज कर दिया था। ट्रंप ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देते हुए स्पष्ट कर दिया, किसी भी तरह का हमला अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका जरूर सैन्य कार्रवाई करेगा। ये दोनों ही घटनाक्रम बताते हैं वैश्विक राजनीति कितनी जटिल है, कितनी संवेदनशील हो गई है। और एक तरफ यूरोप रूस के खिलाफ सुरक्षा कवच बना रहा है तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व में अमेरिका कतर की हिफाजत कर रहा है। इन दोनों तस्वीरों में छुपा है भविष्य का एक बड़ा हिस्सा, जंग का खतरा और साथ ही वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव भी। और इसी बीच अब एक बड़ी खबर आई है, मैं आपको बता देती हूं आक्रमण की बड़ी खबर रूस से डायरेक्ट वॉर की तैयारी में है फ्रांस। जी हां, बड़ी खबर रूस से डायरेक्ट वॉर की तैयारी में फ्रांस नजर आता है। हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए अब यहां पर सेना तैयार हो रही है। फ्रांस के चीफ ऑफ स्टाफ ने बाकायदा आगाह किया है, नाटो के दरवाजे तक दस्तक दे चुका है दुश्मन। बड़ी जानकारी, रूस से डायरेक्ट वॉर की तैयारी अब फ्रांस की नजर आती है। रूस घिरता हुआ नजर आता है नाटो की तरफ से, रूस घिरता हुआ नजर आ रहा है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए बाकायदा सेना तैयार कर रहा है। और आइए इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। अगली जो बड़ी खबर है वो है यूक्रेन के टॉमहॉक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जान लीजिए बड़ी खबर क्या है। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका देने वाला है। जी हां, टॉमहॉक मिसाइल देने की बात पर रूस नाराज भी हो गया है। बड़ी खबर है, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जिस तरह से घातक विध्वंसक है, अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल देने की बात पर रूस नाराज है। तो इस पूरे क्रूज मिसाइल से सटीक हथियार होगा। आखिर क्यों डर रहा है रूस? दरअसल ये देखिए, ये 2500 किलोमीटर की रेंज वाला टॉमहॉक मिसाइल अपने आप में बहुत निर्णायक, बहुत विध्वंसक माना जाता है। और यही टॉमहॉक मिसाइल जिसकी मांग लगातार पिछले काफी वक्त से ज़ेलेंस्की कर रहे थे, लगातार ये मांग की जा रही थी कि अमेरिका सपोर्ट करे यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल के लिए। और हाल ही में विचार करने की बात जेडी वेंस की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से कही गई। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल सटीक हथियार है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल की डिमांड की थी। टॉमहॉक मिसाइल यानी कि जीत की गारंटी इसे यूक्रेन मानते हैं। 2500 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी मानी जाती है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर यूक्रेन क्यों चाहता है कि उसके बेड़े में टॉमहॉक जैसा हथियार हो। आइए मैं आपको बता देती हूँ यूक्रेन टॉमहॉक क्यों चाहता है, आखिर क्या जरूरत है। जल्दी से अगर बात करें इसकी खासियत की, तो लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, सीधे मॉस्को तक पहुंच इसकी मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि अब सिर्फ डिफेंस का वक्त नहीं है, अब सीधे सीधे हमला करने की बात होगी, भीतर घुसकर हमले करने की बात होगी। अटैक का भी विकल्प इसमें होगा। डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग जो ताकत है वो यूक्रेन चाहता है। रूस की मिसाइलों का बड़ा जवाब
टॉम हॉक मिसाइल के तौर पर माना जा रहा है। टारगेट पर सीधा अटैक, यानी कि जो टारगेट चुन लिया उस पर वार करेगा साधते हुए और उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। फ्रंट लाइन से परे इसके हमले होते हैं। युद्ध में रणनीतिक बढ़त एक तरह से ये मानी जा रही है। जिसके पास में टॉम हॉक सप्लाई लाइन पर भी वो सीधे सीधे वार कर सकता है। और आप इसको इस रूप में भी समझिए कि मनोवैज्ञानिक दबाव किस तरह से यूक्रेन टॉम हॉक के माध्यम से बना सकता है। मॉस्को पर खतरे की आहट है, ये एक बड़ा दबाव है। रूस को चेतावनी के संकेत हैं इस टॉम हॉक के जरिए। अब अमेरिका यूरोप से समर्थन की आस जरूर लगाए हुए है। कैसे यूरोपीय देशों से सप्लाई की तैयारी लगातार की जा रही है। ट्रंप प्रशासन से हरी झंडी की उम्मीद अब ज़ेलेंस्की को है और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्मीद जल्द ही पूरी होती हुई नजर आएगी। अब समझिए, एक मिसाइल है, संदेश का इशारे हैं, क्या हथियार नहीं, रणनीति का गेम चेंजर। दुनिया को ताकत दिखाना है। टॉम हॉक सिर्फ हथियार नहीं बल्कि यूक्रेन की नई उम्मीद है और यही स्थिति अब यूक्रेन जो है वो चाहता है कि उसकी पावर बढ़ जाए। टॉम हॉक मिसाइल कितनी ताकतवर है आपको ये भी जानना चाहिए। यूक्रेन आखिर क्यों चाहता है कि उसके बेड़े में हो, इसकी खासियत क्या है ये भी जान लीजिए। टॉम हॉक कितना ताकतवर है, दरअसल ये क्रूज मिसाइल है। आप समझिए, इसकी रेंज आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर की। जी हाँ, क्रूज मिसाइल 3000 किलोमीटर की रेंज और 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी रफ्तार मानी जाती है और अपने आप में ये बहुत खास हो जाता है। अब आप इसकी और आगे की खास बातें समझिए। इसका वॉरहेड 450 किलो का इसका वॉरहेड माना जाता है और ये अपने आप में बेहद खास है। अब आप ये समझिए, अहम बातें, युद्धपोत जमीन आसमान से लॉन्चिंग इसकी सीधी सीधी संभव एक तरह से नजर आती है। वही कम ऊंचाई पर ये उड़ती है, रडार को चकमा दे पाने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि ये आपको एक तरह से कहा जाए यूक्रेन के बेड़े को मजबूत तो करेगा लेकिन जो सामने उसका दुश्मन होगा उसे संभलने का मौका तक नहीं देगा, पूरी तरह से टारगेट को कर देगा ये नेस्तनाबूद। और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद अब अमेरिका जल्द ही उसे यूक्रेन को ये टॉम हॉक मिसाइल दे भी सकता है। लेकिन आखिर रूस की नाराजगी के बावजूद क्या ट्रंप टॉम हॉक यूक्रेन को दे देंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका टॉम हॉक वाकई में देगा, हरी झंडी दिखाएगा? तो दरअसल बात यह है, टॉम हॉक पर अमेरिका में मंथन पहले से ही लगातार जारी है। इसके संकेत हाल ही में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से दिए गए और बताया जा रहा है कि विचार चल रहा है, मामला ट्रंप के फैसले पर टिका हुआ है। अब ट्रंप क्या करते हैं इस पर सभी की निगाहें हैं। व्हाइट हाउस में लगातार इसको लेकर विचार विमर्श जारी है। यूरोपीय देशों की भी मांग बाकायदा बढ़ गई है। डील का रास्ता जल्द ही बन सकता है। रूस ने रेड लाइन की चेतावनी पहले ही दी थी और टॉम हॉक से युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा। अमेरिका यहां पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से विचार हो रहा है, हो सकता है कि यूक्रेन को टॉम हॉक देने का निर्णय ले लिया जाए और उसके बाद में ये पूरा का पूरा युद्ध अपने आप में और भी ज्यादा विध्वंसक होगा। टॉम हॉक मिसाइल, यूक्रेन ने क्या कहा वो भी आपको जानना चाहिए कि आखिर इस टॉम हॉक को लेकर वो क्या कहते हैं। दरअसल टॉम हॉक पर यूक्रेन का बयान यह है कि लंबी दूरी के हथियारों की अब जरूरत है। सीधे सीधे ज़ेलेंस्की की तरफ से डिमांड की गई। उनका कहना है रूस जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, रूस को जवाब उसी की भाषा में देना होगा और वो टॉम हॉक के जरिए जरूर दे पाएंगे। और ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हम सिर्फ अपना बचाव नहीं बल्कि अब आगे बढ़ना चाहते हैं, अब अटैक करना चाहते हैं। रूसी सप्लाई लाइन अब निशाने पर होंगी क्योंकि यूक्रेन में रूस ने जमकर तबाही मचाई है। हम अमेरिका और यूरोप के साथ में खड़े हैं, बार बार यही बात ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा टॉम हॉक से हमारी ताकत में इजाफा होगा, हमारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये तमाम बातें ज़ेलेंस्की कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमें हथियार की जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए वो होती है सुरक्षा, हमें सुरक्षा की दरकार है। ज़ेलेंस्की कहते हैं अब जंग की
दिशा बदलने का वक्त आ गया है। अब जंग की दिशा बदलनी होगी। मॉस्को भी अब पूरी तरह से रडार पर है और कहा जाए तो यही सबसे बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन चाहता है मॉस्को पर टारगेट करना, क्योंकि लगातार रूस की तरफ से खार्किव को टारगेट किया जा रहा था। अब इसका जवाब या ये कहा जाए ज़ेलेंस्की अपने तरीके से देना चाहते हैं। लेकिन टॉमहॉक, आखिर टॉमहॉक पर यूक्रेन का बयान क्या है ये तो आपने सुन लिया। लगातार ज़ेलेंस्की डिमांड करते रहे हैं कि उनको इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, लेकिन रूस की क्या प्रतिक्रिया है? टॉमहॉक मिसाइल की चर्चा पर रूस बहुत ज्यादा नाराज है। रूस गुस्से में लाल हो रहा है। जी हाँ, रेड लाइन पार ना करे अमेरिका और यूक्रेन, ये लगातार रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जंग में सीधा दखल माना जाएगा अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे देता है। और यह भी कहा गया है कि जो भी होगा अंजाम, जवाबी कार्रवाई के लिए हम भी तैयार हैं। यही एक तरह से रूस की रणनीति नजर आती है। रूस की रणनीति क्या होगी कि यूक्रेनी जो हथियार डिपो हैं अब उसे टारगेट पर रूस लेने की कोशिश करेगा। अमेरिकी इंटेल पर निगरानी और भी ज्यादा तेज करता हुआ रूस नजर आएगा। अपनी लंबी दूरी की मिसाइल अब एक्टिव मोड में लाने की तैयारी में रशिया नजर आता है। वहीं पुतिन की एक और स्टेप होगा डिप्लोमेटिक दबाव को बढ़ाने का। साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल भी आने वाले वक्त में संभवतः पुतिन की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन अब यह भी समझना होगा कि रूस आखिर आगे कर क्या सकता है। यह भी समझिए, फ्रंट लाइन पर हमलों को और भी ज्यादा धार दिया जा सकता है। नई सीमाओं पर सैन्य जमावड़ा बढ़ाया जा सकता है रूस की तरफ से। इतना ही नहीं बल्कि चीन हो, ईरान हो, अब उससे भी सहयोग मांग सकता है, सहयोग बढ़ा सकता है। यूएन में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की भी रणनीति रूस की तरफ से बनाया जा रहा है। ये तो बात हुई, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। इस समय की वॉर ब्रेकिंग क्या है, वॉर ब्रेकिंग जानिए। इस समय की बड़ी खबर है डेनमार्क से जुड़ी हुई। जी हाँ, इस समय की बड़ी खबर है डेनमार्क में यूरोपीय संघ का शक्ति प्रदर्शन नजर आता है। बड़ी खबर, रूस के खिलाफ कोपेनहेगन में 27 देशों के नेता इकट्ठे हुए हैं और यूरोपीय संघ सैन्यीकरण अब और भी ज्यादा तेज करेगा। ये माना जा रहा है डेनमार्क में यूरोपीय संघ का बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। और ये पूरा शक्ति प्रदर्शन किसके खिलाफ है? यह है रूस के खिलाफ। किसके समर्थन में है? यह है यूक्रेन के समर्थन में। अब समर्थन हो या ना, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि रूस के अगेंस्ट जरूर ये पूरी लामबंदी होती हुई नजर आती है। और नाटो ने अब ड्रोन वॉल की तैयारी कर ली है, यानी हवा में दुश्मन ड्रोन का रास्ता अब बंद हो जाएगा। ये कदम सीधे सीधे रूस की नाक के नीचे है और रूस इस पर गुस्से से लाल हो चुका है। ऐसे में ये जंग अब और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन टकराव के नए दौर की भी शुरुआत हो सकती है। क्या ये ड्रोन वॉल शांति की मिसाल बनेगी या फिर खतरनाक जंग का ये एक इशारा है? अब चुप्पी नहीं चलेगी, अब कार्रवाई होगी। रूस की दहाड़ का मिलेगा यूरोपीय जवाब, और जवाब भी ऐसा जो आसमान को चीर देगा। यूरोपीय संघ की नई चाल है ड्रोन वॉल। हवा में अब जासूसी नहीं, बर्बादी मंडराएगी। ड्रोन आएगा तो बचेगा कोई नहीं। कोपेनहेगन में बनी प्लानिंग बैठक में फैसला ऐसा ही कुछ लिया गया कि अब रूस की एक एक चाल पर नजर रखी जाएगी, वो भी एंटी ड्रोन सिस्टम से। ये देखेगा, रोकेगा और जरूरत पड़ी तो उड़ा भी देगा। एक नई डिजिटल दीवार जो यूरोप की फिजाओं को अभेद्य किला बना देगी। सिर्फ हवाई सुरक्षा नहीं, यूक्रेन को मिला है 4 अरब यूरो का सहारा। संदेश साफ है, युद्ध सिर्फ यूक्रेन का नहीं, अब यूरोप का भी है। यूरोप की नई प्लानिंग में रूस तिलमिलाया हुआ है।
रूस ने दो टूक लहजे में कहा कि हमारी संपत्ति की लूट है, लेकिन यूरोप ने जता दिया कि अब डरने का वक्त नहीं, अब लड़ने का दौर है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि यूक्रेन की मदद मतलब यूरोप की सुरक्षा में निवेश है, यानी सिर्फ पैसा नहीं लगाया जाएगा बल्कि जरूरत पड़ने पर पलटवार भी होगा। ड्रोन वॉल मतलब यूरोप की डिजिटल सीमा है, तकनीक का किला है, जिसके आगे रूस की चालें बौनी साबित हो सकती हैं। यूरोप के तमाम देश फिर से रूस को घेराबंदी की तैयारी में हैं, लेकिन रूस को भी यूरोप की तैयारी का अनुमान हो चला है। यानी अब युद्ध बदल चुका है, अब बंदूक से नहीं बटन से लड़ी जाएंगी और यूरोप अब तैयार है। यानी कि हवा में खौफ नहीं, अब होगा शिकार। ड्रोन वॉल को हरी झंडी मिल गई है। यूरोप अब ड्रोन से नहीं डरेगा, उसे ढेर करेगा। यूरोपीय आयोग ने ड्रोन विरोधी योजना पर मुहर लगा दी है। एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन की हर उड़ान को जमीन पर ला देगा। अब अगर हवा में उड़ा दुश्मन का ड्रोन तो यूरोप बोलेगा और पहले पहचानेगा, फिर रोकेगा और जरूरत पड़ी तो तबाह करने की ताकत दिखाएगा। हाल ही में यूरोप के कई एयरपोर्ट बने ड्रोन के शिकार, उड़ानें रोकी गई, सुरक्षा अलर्ट जारी हुए। अब उसी खतरे को कुचलने आ रहे हैं ड्रोन वॉल। इसलिए कोपेनहेगन की अनौपचारिक बैठक में लिया गया फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सिर्फ बचाव नहीं होगा, अब हरकत का जवाब हरकत से दिया जाएगा। यानी कि यूक्रेन को अब फिर मिलेगा यूरोपीय साथ, यूक्रेन को मिलेगा 4 अरब यूरो का फंड। तो वहीं डेनमार्क ने कहा कि ये मदद नहीं, ये निवेश है। युद्ध की आग यूक्रेन में है, लेकिन उसकी आंच अब यूरोप तक आ चुकी है और यूरोप ने ठान लिया है अब पीछे नहीं हटेंगे। अभी ये बैठक अनौपचारिक थी, पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यूरोप अगली बैठक में बड़ा धमाका कर सकता है। अगले कदम को लेकर ईपीसी शिखर सम्मेलन में तय होंगे और शायद कुछ बड़े फैसले। ड्रोन वॉल अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक संदेश है। जो भी नजर उठाएगा उसे आसमान में ही साफ कर दिया जाएगा। यानी कि पुतिन रूस सुन ले, समझ ले, देख ले कि अब यूरोप अलर्ट है, हथियार बंद है और अगली लड़ाई हवा में लड़ी जाएगी। यूरोप की इस नई चाल से रूस गुस्से से लाल है। यूक्रेन को 4 अरब यूरो मिले तो रूस बोला ये सीधी चोरी है। यूक्रेन को रखे हुए रूसी फंड से 4 बिलियन यूरो का कर्ज मिला है। G7 की पहल यूरोप की मोहर है। ये राशि सीधे कीव के खजाने में ट्रांसफर होगी और उसी दिन रूस का आया अल्टीमेटम। क्रेमलिन से धमकती आवाज आई कि ये लूट है, ये डकैती है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जो भी जब्ती में शामिल होगा हम छोड़ेंगे नहीं। हर देश, हर नेता अब रूस के निशाने पर होगा। यह कदम यूरोप के खुद के निवेशकों के लिए भी खतरनाक है। यानी बदला सिर्फ यूक्रेन से नहीं, यूरोप से भी होगा। बहरहाल जिसे यूरोप इंसाफ की मदद कह रहा है, उसे रूस जंग का ऐलान बता रहा है। अब लड़ाई फंड की नहीं, फ्यूचर की है। जो भी यूक्रेन के साथ खड़ा होगा, रूस ने उसे सीधा दुश्मन मान लिया है।
अब यूक्रेन बना रहा है रक्षा कवच जो कि रूस के खिलाफ होगा, लेकिन आखिर ये रक्षा कवच जिससे रूस नाराज है, आखिर क्या वजह है वो भी जरा जान लीजिए। अगर एक तरह से देखा जाए तो अब यूरोप में ड्रोन की धमकियां लगातार बढ़ती रही हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है, समस्या ये भी है कि हवाई अड्डों पर उड़ानें सीधे सीधे बाधित होती हैं, सीमाओं पर सुरक्षा बहुत ज्यादा कमजोर मानी जाती है। लेकिन ये तो समस्या की बात हुई और इसका तोड़ निकाला है ड्रोन वॉल। लेकिन आखिर ये ड्रोन वॉल क्या है? दरअसल ड्रोन पहचानने वाली सुपर तकनीक जिसे ड्रोन वॉल कहा जाता है, और ड्रोन को रोकने, कंट्रोल और नष्ट करने वाली प्रणाली एक तरह से ये रहती है। सीमा और हवाई क्षेत्र जिसकी सुरक्षा का एक तरह से कवच माना जाता है। लेकिन अब प्लानिंग कैसी है ये भी समझ लीजिए। रडार से ड्रोन डिटेक्ट किए जा सकते हैं, स्वचालित तरीके से बाकायदा इसकी प्रतिक्रिया दी जाती है। कमांड सेंटर से हर ड्रोन पर बारीकी से नजर रखना संभव होगी। अब आप ये भी जानिए कि आखिर इनकी तैनाती किस तरह से होगी, कहां पर यह तैनात किया जाएगा। यूरोप की सीमाओं पर इसे तैनात किया जाएगा, प्रमुख एयरपोर्ट्स पर इसको तैनात किया जाएगा। जो सेंसिटिव सैन्य और नागरिक इलाके हैं वहां पर इनकी तैनाती होगी। अब ये तो बात तैनाती की हो गई, अब आगे होगा क्या? आगे ये होगा कि अक्टूबर में यूरोपीय परिषद में इस पर चर्चा होने वाली है। सिस्टम की टेस्टिंग और सुधार आगे जरूर किए जाने हैं। यूक्रेन को 4 अरब यूरो की मदद भी दी जाएगी। अब इस पूरी स्थिति को लेकर रूस की क्या प्रतिक्रिया है? रूस लगातार चेतावनी दे रहा है। रूस कहता है कि भाई ये संपत्ति की एक तरह से जब्ती है, उस पर कब्जा करने वाली स्थिति है। लेकिन यूरोप की तैयारी बहुत ज्यादा सख्त नजर आती है। कुल मिलाकर ड्रोन वॉल यूरोप की नई हिफाजत है। अब हवा में दुश्मन की कोई गुंजाइश नजर नहीं आएगी, क्योंकि इन्हीं ड्रोन्स के माध्यम से सीधे सीधे टारगेट कर रहा था रशिया, और लगातार ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो को भी टारगेट कर रहा है। नाटो के भी कई इलाकों में ड्रोन की अटैक की तस्वीर नजर आई। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के देशों ने यूक्रेन को 4 अरब यूरो देने का फैसला किया है। जी हां, ऐसा क्यों? दरअसल आखिर क्यों दिया गया ये समझिए। यूक्रेन की रक्षा के लिए ये एक बड़ा बजट यूरोप की तरफ से दिया गया है। युद्ध में टिके रहने में एक तरह से बड़ी मदद नजर आएगी, यानी कि यूक्रेन कमजोर नहीं है, बैक सपोर्ट है। देश के पुनर्निर्माण के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा, अपनी रक्षा और एक बार फिर से रिहेबिलिटेशन। यूक्रेन का समर्थन, यूरोप की सुरक्षा अपने आप में यूरोप की तरफ से इस आर्थिक मदद का उद्देश्य है। अब रूस की धमकियों का जवाब भी इसको एक तरह से माना जाए, यूरोप की सोच है। लोकतंत्र का बचाव करने का एक बड़ा तरीका इसे माना जा रहा है, यूक्रेन को मजबूत करते हुए। और रूस क्यों नाराज है? इससे संपत्ति की जब्ती एक तरह से रूस बताता है। उसका कहना है कि एक तरह से कब्जा किया जा रहा है, इसे सीधे चोरी रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो स्टेप है वो सीधे सीधे चोरी नजर आती है। लगातार धमकियां जो दी गई, अब उसका कड़ा जवाब देने की तैयारी भी रूस लगातार कर रहा है, और यही चेतावनी है उसकी, जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई रूस की तरफ से की जाएगी। यूरोपीय निवेशकों के लिए भी अब इसे बड़ी चुनौती, बड़ा खतरा रूस इसे बता रहा है। अब आगे क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया, अक्टूबर में यूरोपीय परिषद में चर्चा जो है वो लगातार जारी है। इस विषय पर आगे चर्चा की जानी है। फंडिंग और रक्षा योजनाओं पर भी आने वाले वक्त में फैसला संभवतः लिया जाएगा। तनाव और भी बढ़ सकता है, ये भी सीधे सीधे इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इजराइल की। और नेतन्याहू ने कतर पर हमले के बाद में माफी मांगी, लेकिन ये माफी बस शुरुआत भर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को सख्त सुरक्षा गारंटी दी है और साफ कर दिया है कि कतर पर हमला अमेरिका के खिलाफ हमला होगा। मिडिल ईस्ट में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। क्या ये कदम क्षेत्र में स्थिरता लाएगा या फिर नई जंग की आग भड़काएगा? इजराइल ने माफी मांगी, ट्रंप ने ढाल थाम ली। अब सवाल उठता है कि क्या पश्चिम एशिया फिर एक और बड़े धमाके की तरफ बढ़ रहा है? दरअसल पिछले महीने इजराइल ने कतर पर हवाई हमला किया था, तब दुनिया भौचक्की रह गई थी, और अब वही इजराइल कतर से माफी मांग रहा है। हाँ जी हाँ, माफी मांग रहा है। जिस इजराइल को दुनिया एक नो नॉनसेंस स्टेट मानती है, वो अब झुकता दिख रहा है।
और इधर ट्रंप ने जो किया वो तस्वीर को उलट कर रख दिया। एक कार्यकारी आदेश पर साइन कर दिए जिसमें साफ कहा गया कि अगर कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे अपनी सुरक्षा मानकर जवाब देगा। मतलब अब कतर को मिला है ट्रंप की अमेरिका की सुरक्षा की छतरी। अब जो भी कतर को छुएगा उसे अमेरिका से पंगा लेना पड़ेगा। वो एक्सपर्ट की माने तो ये नई डील सिर्फ इजराइल को मुश्किल में नहीं डालेगी बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को और ज्यादा जटिल बना देगी। अब कतर को छूना यानी अमेरिका को छूना है। क्या ये गारंटी मिडिल ईस्ट में एक नई ब्लॉक पॉलिटिक्स की शुरुआत है? और अब ईरान क्या करेगा? सऊदी कहां खड़ा होगा? और इजराइल जिसकी छवि कभी अपराजय मानी जाती थी अब राजनयिक बैकफुट पर क्यों है? माफी, गारंटी और धमाके, पश्चिम एशिया की जमीन फिर सुलग रही है और इस बार खेल सिर्फ बमों का नहीं, गठबंधनों और गद्दारियों का भी होगा। कतर पर इजरायली हमला हुआ तो ट्रंप ने आंख दिखाई है। अब खुद नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी, वो भी व्हाइट हाउस से। नौ सितंबर को इजराइल ने कतर पर एयर स्ट्राइक की थी। निशाने पर थे हमास के अधिकारी जो गाजा युद्ध पर अमेरिका शांति प्रस्ताव की चर्चा कर रहे थे। हमले के बाद ट्रंप भड़क गए। कतर जो अमेरिका का रणनीतिक साथी है उस पर हमला उन्हें नागवार गुजरा। ट्रंप ने नेतन्याहू को फौरन माफी मांगने का आदेश जारी किया। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से ही कतर के प्रधानमंत्री को फोन किया और कहा ऐसा फिर नहीं होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कतर की रक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई भी करेगा। कतर के चारों ओर अरब देशों की एकजुटता ट्रंप को और बेचैन कर गई। अब मिडिल ईस्ट में दोस्त दुश्मन की लकीरें और गहरी हो रही हैं। दरअसल कतर के अल उदैद में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ अमेरिकी केंद्रीय कमान का क्षेत्रीय हेडक्वार्टर भी है। यानी कतर सिर्फ दोस्त नहीं, अमेरिका की रणनीतिक धुरी है। ट्रंप जब से सत्ता में लौटे हैं, उन्होंने दोहा से रिश्ते और मजबूत किए हैं। मई में अपनी पहली बड़ी विदेश यात्रा में वो कतर गए थे, जहां कतर ने उनका जोरदार स्वागत किया था। कतर के शाही परिवार ने उन्हें बोइंग जेट गिफ्ट किया था। यानी दोस्ती अब सिर्फ राजनीति नहीं, रणनीति भी बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल के हाथ बंध गए हैं? एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप का संदेश साफ है, इजराइल को अरब सहयोगियों से टकराने की छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए नेतन्याहू को ट्रंप के कहने पर कतर से माफी मांगनी पड़ी और यही इशारा है अब खेल बदल रहा है। और विदेशी मामलों के जानकार के मुताबिक अब इजराइल को हर हमले से पहले सोचना पड़ेगा। कतर पर हमला और फिर ट्रंप की सख्ती ने साफ कर दिया कि सिर्फ ताकत नहीं, अब राजनयिक संतुलन भी जरूरी है।
यानी अब इजराइल की बिना जवाबदेही नीति को अमेरिकी दबाव से झटका लग सकता है। तो इसका असर सिर्फ इजराइल पर नहीं, पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति पर पड़ेगा। अरब जगत पहले से ही अस्थिर है, अब इसमें और जटिलता बढ़ सकती है। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ धमाके। अब इजराइल को तय करना होगा कि आगे भी वो दुश्मनों से लड़ेगा या दोस्तों से भी टकराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब एक बार और बड़ी खबर आक्रमण में आपको बता दूं, वॉर ब्रेकिंग। इस समय की जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर जान लीजिए। ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि ईरान नए जंग की तैयारी शुरू कर रहा है। एक बड़ी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है। बड़ी खबर जान लीजिए। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा है कि ईरान में नए जंग की तैयारी है। मिसाइलों की रेंज ईरान बढ़ा रहा है और इतना ही नहीं, सेंट्रल ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी एक तरह से रची जा रही है। आखिर यह तैयारी किस तरह की है, क्या इसके मायने हैं, ये किस तरह के जंग की तैयारी है, अपने आप में बड़ी खबर है। आसमानी लड़ाई होगी क्योंकि मिसाइलों का बड़ा जखीरा इस दौरान यहाँ पर नजर आता है। सेंट्रल ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी की जा रही है। एक रिपोर्ट सामने आई है। और एक और बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर भी सीधे ईरान से ही जान लीजिए। बड़ी खबर यूएन की पाबंदी से अब ईरान बौखला गया है। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग क्या है? वॉर ब्रेकिंग है यूएन की पाबंदी से ईरान में बौखलाहट है। जी हां, यूएन ने पाबंदी लगाई। अब ईरान ने अमेरिका और यूरोप को सीधे सीधे खुली चेतावनी दे दी है। चेतावनी क्या दी है? यूएस को वार्निंग दी है। दुश्मनों को अब हथियार की भाषा से समझाना पड़ेगा। अमेरिका से टेंशन के बीच में ईरान की ये जंगी तैयारी। रूस से ईरान को अब MiG-29 फाइटर जेट्स मिले हैं। ईरान ने जल्द ही अब बड़ा असर ईरान में नजर आ सकता है। रूस का सुखोई 35 और S-400 भी यहाँ पर नजर आएंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ईरान के भड़कने की वजह क्या है, आखिर क्यों बौखलाया हुआ है ईरान, ये भी जरा जल्दी से जान लीजिए। दरअसल जिस तरह से ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं, ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, उससे तेल निर्यात पर तगड़ा असर पड़ेगा। ईरान की कमाई आधी हो जाएगी। ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी सीधे सीधे इंपैक्ट होगा, उस पर भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। विदेशी संपत्तियां भी फ्रीज होंगी क्योंकि जो विदेशों में अलग अलग बैंक हैं, बैंकों में अरबों डॉलर रखे हुए हैं ईरान के, वो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। आर्थिक तौर पर कमर तोड़ वार एक तरह से इन सैंक्शंस के साथ में है। अर्थव्यवस्था पर ईरान पर सीधे सीधे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हथियार खरीद और बिक्री पर भी रोक है, तो डिफेंस सेक्टर पर भी ब्रेक लग गया है। रूस चीन से सीधे अब ये कहा जाए कि जो तमाम जो सौदे होते थे वो भी अब सीधे रुक जाएंगे। इतना ही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान अपने आप को बहुत ज्यादा उसकी वजह से स्ट्रांग मानता था, वो भी ठप हो जाएगा। ICBM प्रोजेक्ट पर बड़ा झटका एक तरह से इन सैंक्शंस के साथ में है। तकनीकी सपोर्ट भी अब ईरान का पूरी तरह से कट जाएगा। अब आप ये समझिए कि रियाल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ईरान का जो करेंसी है उसकी वैल्यू, मुद्रा संकट यहाँ पर गहराएगा, महंगाई आसमान छू जाएगी। ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। नौकरी और कारोबार पर भी इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, निजी उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी है, तो तेल रिफाइनरी, मेडिकल, AI सेक्टर ठप। विदेशी निवेश सीधे सीधे अब ईरान से किनारा कर लेगा। अब आप ये समझिए राजनयिक तौर पर क्या इंपैक्ट होगा। राजनयिक अलगाव का खतरा यहाँ पर है, तो ईरान अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अलग थलग पड़ जाएगा। पश्चिमी देशों से उसकी दूरी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। मध्य पूर्व में भी तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है, तो अमेरिका ईरान टकराव की आशंका है। नई जंग की जमीन तैयार होती हुई नजर आ रही है। अब ईरानी जनता
ईरानी जनता यहाँ की सरकार के खिलाफ सीधे सीधे नाराज है। प्रदर्शन और अस्थिरता का दौर ईरान में नजर आता है और आने वाले वक्त में इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ की सरकार पर, यहाँ के शासन पर यहाँ की जनता नाराजगी दिखाए और सवाल भी उठे। लेकिन अब आप ये समझिए कि ईरान पर आखिर प्रतिबंध लगाने की वजह क्या है। ईरान पर प्रतिबंध ये सारे लगे क्यों हैं, ये सारे सैंक्शंस लगाए क्यों गए हैं, आइए वो मैं अब आपको बताती हूँ। दरअसल परमाणु वादों का उल्लंघन एक तरह से इसे माना गया। ईरान ने 2015 के JCPOA समझौते का पालन नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी वजह इस सेक्शन की मानी जाती है। सैंक्शन की तय सीमा से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन ईरान की तरफ से किया गया, इस वजह से सैंक्शन किया गया। IAEA को पारदर्शी जानकारी नहीं दी गई, इस वजह से ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया है यूएन की तरफ से। और परमाणु बम की तैयारी का शक भी यूएन ने जताया है। गुप्त परमाणु साइट्स पर लगातार ईरान काम कर रहा है, जिसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इस प्रस्ताव के तहत ईरान को संयम बरतना था। UNSC प्रस्ताव था 2231 का उल्लंघन एक तरह से किया गया है और इस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था, ईरान को इसमें संयम बरतना था। लेकिन हुआ क्या, ईरान बहुत ज्यादा बेचैन था, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव था, लेकिन ईरान ने कई शर्तों का पालन नहीं किया, कई शर्तें तोड़ दी और उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि प्रतिबंध यूएन ने लगाया है। अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से ठप होता नजर आता है। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम रोका ही नहीं, वो लगातार निरंतर वो उस प्रोग्राम पे काम करता रहा। देखा गया कि कई बार विवादित टेस्ट भी ईरान की तरफ से किए गए, कई प्रतिबंधित टेस्ट भी ईरान ने किए हैं। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी को कोई जानकारी तक नहीं दी गई, पूरी पहुंच एक तरह से नहीं मिली। IAEA से भी कोई सहयोग नहीं मिलता हुआ नजर आया। निगरानी में बाधा बाकायदा ईरान की तरफ से डाली गई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि यूएन ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान की हरकतों से पूरा का पूरा जो इलाका है वो सुलग सकता है। आने वाले वक्त में अस्थिरता का डर मिडिल ईस्ट में है। इजराइल और सऊदी अरब को बाकायदा यहाँ पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगातार ईरान ऐसे ही तमाम टेस्ट करता है। ईरान के रुख से वार्ता पूरी तरह से ठप हो गई, इसी वजह से शांति प्रक्रिया को भी बड़ा झटका लगा है। शांति प्रक्रिया को झटका लगा क्योंकि कूटनीतिक भरोसा जो है वो ईरान ने तोड़ दिया है, इसी वजह से उस पर प्रतिबंध लगा है। और यूएन ने यही रीजन है, तमाम रीजन जिन पे बड़ा फैसला लिया, जो पुराने प्रतिबंध थे उन्हें दोबारा से एक तरह से रिवोक करके उन्हें लागू किया है। हथियार हो, तेल हो, तकनीक, इन सब पर रोक लगा दी गई है ईरान की तरफ से। ईरान पर ये तमाम सैंक्शंस लगाए गए हैं। ईरान लगातार नाराजगी जताता रहा है। अब देखिए, अब प्रतिबंध पर जो तमाम अरब देश हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सऊदी अरब कह रहे हैं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ये बहुत जरूरी कदम था। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान पर, उसमें सहयोग किया है। सऊदी अरब कहता है शांति के पक्ष में यह हमारा रुख है और ना सिर्फ हमारा, ये यूएन का सही एक एक्शन है। वही यूएई ने भी प्रतिबंधों का सीधा सीधा समर्थन कर दिया है। ईरान के टेस्ट और या फिर उसके संयम को लेकर ईरान से संयम की उम्मीद है, ये यूएई की तरफ से कहा गया। कतर ने कहा संवाद और कूटनीति होनी चाहिए, संवाद और कूटनीति पर जोर कतर की तरफ से कहा गया है। संघर्ष से बचाव बहुत जरूरी है, ये बात भी कही गई है कतर की तरफ से। बहरीन कहता है ईरान की गतिविधियों पर चिंता है, हमें वो चिंता जताता है। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। ओमान ने कहा है कि भाई सिर्फ प्रतिबंध करने से कुछ नहीं होता, बातचीत की जानी चाहिए, बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। तनाव कम करने की अपील भी जरूर यहां से की गई है। तो अगर देखा जाए तो अरब देशों की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई एक तरह से इन प्रतिबंधों का समर्थन करता है, तो कोई ये कहता है कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इजराइल और गाजा के बीच में क्या हालात हैं। इजराइल ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि गाजा खाली कर दो वरना मारे जाओगे। चेतावनी के बाद गाजा में डर का माहौल है, भय का माहौल है, हजारों लोग भाग रहे हैं, अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है, मानवीय संकट गहरा रहा है। क्या ये चेतावनी तत्काल समाधान लाएगी या तबाही और भी ज्यादा बढ़ाएगी, ये बड़ा सवाल है। गाजा खाली करो वरना मार दिए जाओगे।
ये कोई डायलॉग नहीं है, ये इजराइल का सीधा अल्टीमेटम है। गाजा पर फिर बम बरसने लगे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया कि जो फिलिस्तीनी गाजा शहर में रुकेगा वो आतंकवादी माना जाएगा। यानी अब कोई बहाना नहीं, कोई चेतावनी नहीं, अब या तो भागो या तो भुगतो। इजरायली सेना की गाजा में जमकर बमबारी जारी है। हमलों का सिलसिला दिन रात जारी है। ताजा हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के अस्पतालों की चीखें अब दुनिया सुन रही है। पर इजराइल सुनने को तैयार नहीं है। उसे अब सिर्फ जवाब देना है और वो जवाब मिसाइलों से दे रहा है। इसी धमकती हुई मिसाइलों के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि यह उन गाजा निवासियों के लिए अंतिम मौका है जो दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं और हमास को गाजा शहर में अलग थलग छोड़ना चाहते हैं। जो लोग गाजा में रहेंगे उन्हें आतंकवादी और आतंकवाद समर्थक माना जाएगा। गाजा शहर को खाली करो, ये युद्ध क्षेत्र है। जो नहीं जाएंगे उन्हें दुश्मन माना जाएगा। यानी अब कोई आम नागरिक भी इजरायली टारगेट बन सकता है, बस इसलिए कि वो गाजा में है। गाजा की गलियों में मौत मंडरा रही है। घरों में छुपे लोग अब खुले मैदान में भाग रहे हैं। न खाना, न पानी, न दवा, सिर्फ डर, सिर्फ धमाके। इजराइल अब पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। उसने युद्ध को अल्टीमेटम में बदल दिया है। अब फैसला फिलिस्तीनियों के हाथ में नहीं, हथियारों के हाथ में है। गाजा में तबाही के बीच अब दुनिया को भी होश आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग रोकने के लिए 20 सूत्री प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि इजराइल और हमास हथियार छोड़ें और बातचीत की टेबल पर आएं। हमास फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन तब तक क्या तब तक गाजा जलता रहेगा? क्या तब तक मासूमों की लाशें उठती रहेंगी? क्योंकि अब तक करीब 4 लाख लोग गाजा शहर से पलायन कर चुके हैं। कई लोग पैदल, भूखे, घायल दक्षिण की तरफ शिविरों में जा रहे हैं, लेकिन हजारों ऐसे हैं जो नहीं जा पाए हैं, क्योंकि या तो वो बूढ़े हैं, या तो बहुत बीमार हैं, या बस इसलिए कि कोई साधन ही नहीं बचा। इजराइल के बम गिर रहे हैं और इन मासूमों के पास न छत है न रास्ता। दुनिया प्रस्ताव बना रही है, लेकिन गाजा की गलियों में आज भी सिर्फ धमाके गूंज रहे हैं। शांति प्रस्ताव पर अब भी बाकी है, क्योंकि ट्रंप के 20 सूत्री प्रस्ताव पर अब मिस्र और मध्य पूर्व के कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देल्ती ने कहा कि ट्रंप की इस शांति प्रस्ताव में कुछ अहम पहलुओं पर अभी और चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि फिलहाल प्रस्ताव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए।
इस बीच हमास ने कहा कि वो इस प्रस्ताव को देखेगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि वो कब और कैसी प्रतिक्रिया देगा। प्रमुख मध्यस्थ देशों में कतर और मिस्र की टिप्पणियों से साफ झलकता है कि अरब देशों में इस योजना को लेकर असंतोष है। ये प्रस्ताव फिलहाल पूरे क्षेत्र में पूरी तरह स्वीकार नहीं माना जा रहा है। ट्रंप ने इस 20 सूत्री शांति प्रस्ताव को व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सोमवार को पेश किया था। दोनों नेताओं ने इसे समर्थन दिया, लेकिन इस प्रस्ताव को क्षेत्रीय स्थिरता लाने के लिए अभी लंबी बातचीत और सबकी सहमति बनाना बेहद जरूरी है। मध्य पूर्व में शांति के लिए यह कदम बहुत अहम है, लेकिन इससे पहले और गहन वार्ता जरूरी होगी। तो फिलहाल ट्रंप का शांति प्रस्ताव चर्चा के दौर में है। मिस्र, कतर और हमास जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इसे लेकर अपनी राय बनाएंगे। क्या ये प्रस्ताव मध्य पूर्व में सच्ची शांति लाएगा? ये अभी सवाल ही बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।